नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403 और मैं हूं अवधेश। ये एक ऐसा शो है जिसके जरिए हम आपको बिना लाग लपेट के यूपी के हर सिंहासन की पूरी जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ देते हैं। हर सीट के उस फैक्टर के बारे में पुख्ता जानकारी देते हैं जो कि किसी भी सीट पर हार और जीत को तय करता है। आपको सियासी बिसात की हर उस चाल के बारे में समझाते हैं जो कि राजनीति के शह और मात के खेल में सबसे अहम किरदार निभाती है। ये भी बताते हैं कि सियासी बयार में अब की बार किसकी नैया पार होती दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी की राजनीति से जुड़ा सबसे भव्य शो सिंहासन 403। तो सियासत के हर सिरे की हम बारीक तरीके से विश्लेषण करते हैं, इसीलिए चुनाव मतलब एबीपी गंगा और आपको पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की बेहद अहम सीटों की जानकारी देने जा रहे हैं। पहले बात करेंगे पूर्वांचल में सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की, जहां से भाजपा पूरे पूर्वांचल में जीत का बड़ा संदेश देना चाहती है। वहीं आपको अवध के अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, जहां पर बसपा से सपा में शामिल हुए लालजी वर्मा की साख दांव पर है। आगे इन सीटों की हर बारीकी से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले बात गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की, जो सीएम योगी के मजबूत गढ़ में शुमार होती है और फिलहाल ये सीट भाजपा के कब्जे में है। हालांकि 2022 में इस सीट पर भी दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर सपा भी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। क्या है इस सीट के समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के अहम जिले गोरखपुर की गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 323, सीएम योगी के मजबूत गढ़ में शुमार इस सीट पर 2022 के रण में कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां पर भाजपा के साथ साथ सपा भी जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही है। गोरखपुर ग्रामीण सीट पर ओबीसी वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। खासतौर से 22% निषाद वोटर बेहद अहम माने जाते हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि 2022 में पार्टियां सीट पर निषाद उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती हैं। वहीं सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की सीट होने की वजह से यहां पर भाजपा की साख भी दांव पर है। तो आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों से रूबरू कराते हैं, जिससे आपको यहां की सियासी जमीन के बारे में समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर करीब 60% मतदान हुआ और इस सीट से भाजपा के विपिन सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के विजय बहादुर यादव को चुनाव में हराया था। और अब आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट का समीकरण और साफ हो पाएगा। आपको यहाँ के सियासी गुणागणित को समझने में आसानी हो जाएगी। 2007 में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर बसपा से अंबिका सिंह ने जीत दर्ज की थी, जो कि 2007 में कौड़ी राम विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। अंबिका सिंह मौजूदा भाजपा विधायक विपिन सिंह के पिता हैं। 2012 में इस सीट पर भाजपा से विजय बहादुर यादव ने जीत दर्ज की थी, जो कि 2017 के पहले सपा में शामिल हो गए। वहीं 2017 में इस सीट पर भाजपा से विपिन सिंह ने जीत दर्ज की। तो ये चुनावी इतिहास हमने आपको बताया। अब आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है भाजपा के मौजूदा विधायक विपिन सिंह का, जो फिर से 22 में जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर सपा के विजय बहादुर यादव आते हैं, जो कि 2017 में रनर अप रहे। तीसरे नंबर पर सपा के राम भुआल निषाद हैं, जो कि बसपा से विधायक और मंत्री रहे लेकिन अब सपा में शामिल हैं। वहीं चौथे नंबर पर काजल निषाद हैं और ये भी सपा के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे आपको हमने दिखाए और अब आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के इन तमाम दमदार चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से पुख्ता जानकारी देते हैं और इनकी ताकत हम आपको बताते हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है भाजपा के विपिन सिंह का। विपिन सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा विधायक हैं भाजपा से। विपिन सिंह के पिता अंबिका सिंह 2007 में इस सीट से बसपा के विधायक रह चुके हैं। उस समय से ये सीट कौड़ी राम विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। इलाके में सरल और
मिलनसार व्यवहार की वजह से लोगों के बीच इनकी अच्छी और मजबूत पैठ है और इन्हीं खूबियों से ये 2022 में भाजपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि पहले भाजपा से विधायक रहे, लेकिन 2017 से पहले ये साइकिल पर सवार हो गए। ये हैं सपा के विजय बहादुर यादव। विजय बहादुर यादव 2017 में सपा से इस सीट पर रनर अप रहे। 2012 में विजय बहादुर यादव भाजपा से इस सीट के विधायक रहे हैं। यादव समेत तमाम ओबीसी वर्ग के बीच इनकी मजबूत पैठ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये भी 2022 के रण में सपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के तीसरे बड़े और दमदार सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, और ये हैं पहले बसपा से विधायक और मंत्री रहे हैं, हालांकि अब ये भी साइकिल पर सवार हैं, और ये हैं रामभुआल निषाद। रामभुआल निषाद बसपा से 2 बार इस सीट पर विधायक रहे, हालांकि तब ये सीट कौड़ी राम विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। रामभुआल निषाद 2007 में मायावती सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। सपा ने इन्हें 2019 में अपना उम्मीदवार बनाया था। 2014 में भी ये सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिसमें ये तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अब आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में बताते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से अपना दावा पेश कर रही हैं, और ये हैं भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद। काजल निषाद भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं। 1000 कार्यकर्ताओं के साथ सपा में शामिल हुई। अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। निषाद वोटर्स के बीच काजल निषाद ने मजबूत पैठ बना रखी है, जिनकी तादाद इस सीट पर करीब 22% है। ऐसे में ये भी सपा के टिकट पर इस सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, गोरखपुर ग्रामीण सीट पर ये तमाम चेहरे जीत का दम भर रहे हैं, आपको क्या लगता है 22 में गोरखपुर ग्रामीण सीट पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, गोरखपुर का जो इलाका है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है। वो गुरु गोरखनाथ जो मठ है, मंदिर है, उसका एक प्रभाव है वहाँ पर। वो सभी धर्म और जाति में उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। वो आस्था का केंद्र है, लिहाजा वहाँ धर्म जाति से अलग हट करके लोग योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वोट करते रहे हैं। पिछले चुनाव में देखें, जहां विजय बिपिन सिंह चुनाव में जीत हासिल किए, तो उसके पीछे उनके परिवार का सियासी रसूख भी रहा है। उनके पिताजी विधायक थे, और उनका सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सबसे सरल हैं। और हालिया दिनों में, इन 5 वर्षों में, उस ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र में 2000 करोड़ का काम योगी सरकार ने कराया है। तो लोगों को लग रहा है कि सरकार में रहते हुए इतना बड़ा काम जो कभी किसी सरकारों में उस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो विकास एक बड़ा मुद्दा भी इस बार होगा। ठीक है, जातिगत चीज़ों में देखा जाए तो निषाद और जो दलित हैं, लगभग 1 लाख या 1.5 लाख लगभग वोटर हैं वहाँ पर, वो बड़ा प्रभाव काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक प्रभुत्व रहा है। लेकिन विकास का बड़ा जो काम वहाँ हुआ है, सड़कें बनाई गई हैं, पुल बनाया गया है, वहाँ पर चिड़ियाघर है, पराग डेयरी है, तमाम बड़े काम वहाँ उस इलाके में हुए हैं। विकास के काम तो योगी आदित्यनाथ जी के ये बिल्कुल, और क्या समीकरण वो भी हम आपसे समझेंगे। तो अब बारी है उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने की, जो कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं, और इन्हीं मुद्दों पर यहाँ की जनता अपना वोट डालेगी। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट का बड़ा मुद्दा है आवारा पशु, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है हर साल आने वाली बाढ़, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद होती है। वहीं तीसरा बड़ा मुद्दा प्रेक्षागृह का है, लेकिन ये मांग पूरी की जा चुकी है। तो ये यहाँ के हमने आपको मसले बताए। तो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विपिन सिंह का दावा है कि सरकार ने इलाके से पानी की निकासी के मुकम्मल इंतजाम किए, जबकि सपा से रनर अप विजय बहादुर यादव उनके दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, 4.5 सालों में जब से इस प्रदेश की कमान हमारे यशस्वी पीठाधीश्वर पूज्य योगी जी ने संभाली है, और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो करीब हाल ही में पूज्य महाराज ने करीब 84 करोड़ 86 लाख रुपए से पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ किया, जिससे आज के डेट में बरसात से गोरखपुर शहर के सभी नागरिकों को बहुत राहत मिला है। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि आपने देखा होगा, अभी महीनों दिन पहले की स्थिति है, जल जमाव से गोरखपुर शहर के अंदर जाफरा बाजार से लेकर के सारे शहर के पास एरिया में
एनडीआरएफ की टीम हम लोगों के दबाव देने पर लगाई गई और घरों में 4-4 फुट 5-5 फुट पानी लगे थे। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करने वाला होता है। और ये सत्ते का पत्ता है ओबीसी वोटर, जिनकी तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है। 22% निषाद वोटर भी अहम है, साथ ही 30% मुस्लिम वोटर्स भी ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, गोरखपुर ग्रामीण सीट के सत्ते का पत्ता ओबीसी वोटर है, ऐसे में क्या लगता है विकास के अलावा ये जो फैक्टर है ये कितना असर दिखाएगा 2022 में? कि पिछले चुनावों को यदि आप 2012 से देखें 2017 में, तो ओबीसी वोटर अमूमन बीजेपी के साथ में रहे हैं। बीजेपी से भी विजय बहादुर यादव भी चुनाव लड़े तो बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। विपिन सिंह भी चुनाव लड़े तो बीजेपी के साथ, वो पिछड़ा वोटर जो है बीजेपी के साथ में रहा है। अब तो संजय निषाद बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, तो कहीं न कहीं से संजय निषाद और भाजपा का जो गठबंधन हुआ है निषाद पार्टी के साथ में, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इस क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा कहीं न। और एक दूसरी चीज़ ये भी है, जो विकास के काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने वहाँ कराए हैं, जनता के बीच में एकदम मन में घर कर गया है कि अभी यदि सरकार रहेगी जो बाकी भी काम है, अधूरे काम, वो भी पूरे हो जाएंगे। लिहाजा अभी जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वहाँ। बिल्कुल, समीकरण इस तरीके के हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समीकरण समझाने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं अवध जिले के अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट की, जिससे बसपा के सस्पेंडेड विधायक लालजी वर्मा विधायक हैं और हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं। 2022 के रण में इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या है इस सीट के समीकरण, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। अवध के जिले अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 277। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी बसपा के मजबूत गढ़ों में शुमार होती है। हालांकि 2017 में इस सीट से बसपा विधायक बने लालजी वर्मा अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जिससे 2022 में इस सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई। वहीं भाजपा भी इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरा दमखम लगा रही, जिससे यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा, बसपा और सपा के बीच यहां सीधा मुकाबला हो सकता है। हालांकि लालजी वर्मा के सपा में शामिल होने की वजह से बसपा को नुकसान के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और अब आपको अवध के अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के जमीनी सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में कटेहरी सीट पर करीब 63% वोटिंग हुई और इस सीट पर बसपा से लालजी वर्मा ने चुनाव जीता था, जिन्हें मायावती ने सस्पेंड कर दिया और ये अब सपा में शामिल हैं। लालजी वर्मा ने इस चुनाव में भाजपा के अवधेश द्विवेदी को चुनाव में हराया था। और अब आपको अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां का सियासी समीकरण और चुनावी इतिहास समझ में आएगा। 2007 में इस सीट पर बसपा से धर्मराज निषाद ने जीत दर्ज की थी। 2012 में इस सीट से सपा के शंखलाल मांझी ने चुनाव जीता, जबकि 2017 में इस सीट से बसपा के लालजी वर्मा ने जीत दर्ज की, जो अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। और 2012 में लालजी वर्मा इस सीट से रनर अप रहे थे। तो ये चुनावी इतिहास रहा। अब आपको अवध के अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा सीट के उन कद्दावर सियासी चेहरों से रूबरू कराते हैं, जो कि 22 में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक लालजी वर्मा का, जो बसपा से चुनाव जीते और फिलहाल सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर 2017 चुनाव में भाजपा से रनर अप अवधेश द्विवेदी हैं, जो कि 22 में जीत का दम भर रहे हैं। तीसरे नंबर पर सपा के शंखलाल मांझी हैं, जो कि 2012 में इस सीट से विधायक रहे, जबकि चौथा बड़ा चेहरा धर्मराज निषाद का है, जो कि 2007 में इस सीट से विधायक रहे, लेकिन अब भाजपा का चेहरा है। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं और अब विस्तार से आपको बताते हैं कि किसकी ताकत क्या यहाँ पर रहती है। तो आपको हम सियासी ताकत बताते हैं और इस कड़ी में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा 2017 में बसपा से चुनाव जीते और इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं। मायावती ने लालजी वर्मा को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद ये बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। अंबेडकर नगर की टांडा सीट से 5 बार बसपा विधायक रहे, मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कभी मायावती के करीबियों में इनकी गिनती होती थी।
अब दूसरे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे जो हैं इलाके में भाजपा का बड़ा कद्दावर चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं अवधेश द्विवेदी। अवधेश द्विवेदी 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा के रनर अप रहे। महज 5000 वोटों के अंतर से ये हार गए थे चुनाव और 2017 विधानसभा में एक बड़ा झटका इनको लगा। अवधेश द्विवेदी कटेहरी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण वोटर्स की तादाद इस सीट पर काफी ज्यादा है, जिनके बीच अवधेश द्विवेदी मजबूत बैठ रखते हैं और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट के तीसरे बड़े सियासी सूरमा के बारे में बताते हैं। ये भी इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये हैं सपा के शंखलाल माझी। शंखलाल माझी 2012 में इस सीट से सपा के विधायक रहे हैं। 2012 में कटेहरी से चुनाव जीतने पर शंखलाल माझी को अखिलेश सरकार में मंत्री बनाया गया था। शंखलाल माझी की दलित और ओबीसी वोटर्स के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। इलाके में समाजवादी पार्टी का पुराना चेहरा है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि पहले बसपा का बड़ा चेहरा थे, लेकिन अब बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यह है धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद 2002 और 2007 में इस सीट से बसपा के विधायक रहे हैं। मायावती सरकार में धर्मराज निषाद मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में ये बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। दलित तबके में इनकी मजबूत पैठ है, साथ ही निषाद वोटर्स के बीच भी अच्छी पहचान है और इन्हीं खासियतों की वजह से 2022 के रण में ये भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये दावेदारी हो गई। अब सीधे रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, कटेहरी सीट पर लालजी वर्मा की साख दांव पर है। आपको क्या लगता है, सपा से नैया पार हो जाएगी इनकी या फिर भाजपा यहाँ पर कुछ कमाल कर सकती है? नहीं, बहुत कड़ा मुकाबला होने की स्थिति है। कटेहरी उत्तर प्रदेश की उन कुछ खास विधानसभा सीटों में है जहां एक तो बीजेपी को जीत नहीं मिली है, एक आध बार ही जीत मिल पाई है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी विधानसभा सीट है जहां पे ढेर सारे मजबूत प्रत्याशी मौजूद हैं और वो भले ही पार्टियों में अदला बदली करें एक सर्टेन पीरियड के बाद या हार जीत का या समीकरण को देखते हुए, लेकिन ऐसा कम होता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कई मजबूत प्रत्याशी मौजूद हों और कटेहरी उसमें से एक है जहां लालजी वर्मा, धर्मराज निषाद, शंखलाल माझी, इसके अलावा भी और भी नाम है जो काफी मजबूत है। समीकरण वहां का बदला है, खासतौर पे लालजी वर्मा के बसपा से हटाए जाने के बाद फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने से एक अलग किस्म का समीकरण वहां पे बना है। ऐसे में चूंकि बीजेपी ने पिछली बार यहाँ पे एक अपर कास्ट के कैंडिडेट को उतारा था 2017 में, इस सीट पर पिछड़ों का दबदबा है और पिछड़े वर्ग के दबदबे की वजह से, और एक खास बात है कि यहाँ जो दलित तबका है उसमें जाटो समुदाय काफी ज्यादा मात्रा में है जो बसपा का। बिल्कुल सर, ये भी समीकरण सर आपसे समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पर। अब बारी है आपको सत्ते के पत्ते के बारे में जानकारी देने की, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करने वाले हैं। और इस सत्ते का पत्ता है वो दलित वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर बहुत ज्यादा है। वहीं इनके बाद ब्राह्मण वोटर्स की तादाद इस सीट पर काफी ज्यादा है। सीधे हम रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, ये जो सत्ते का पत्ता है ये कितना असर डालेगा 2022 के लिहाज से? देखिए, ये तय करेगा कि कैंडिडेट कौन से होते हैं। लालजी वर्मा के साथ पॉजिटिव निगेटिव है क्योंकि लंबे समय से वहां की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अभी बीएसपी में थे, बीएसपी छोड़ के वो सपा में या निकाले जाने के बाद सपा में गए हैं। धर्मराज निषाद बसपा से भाजपा में आए हैं, तो जो सिटिंग एमएलए होता है उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी होती है। जैसे जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उस विधानसभा क्षेत्र में वहां कम हो जाती है जहां पे अपोजिशन का विधायक होता है, क्योंकि विधायक से ही सारी चीजें जरूरतें पूरी होती हैं और तमाम काम ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि लालजी वर्मा की किस्मत इस पर भी बहुत तय करेगी कि कैंडिडेट किस तरीके का उनके सामने आता है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समीकरण समझाने के लिए। तो सिंहासन 403 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विधानसभाओं का विश्लेषण आपके सामने पेश करेंगे।